बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है देयर इज़ द पार्टिकुलेट मैटर। एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या नॉन गैशियस पार्टिकल होते हैं उनको कंबाइन फॉर्म के अंदर पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। सो इन जनरल द नॉन गैशियस मैटर दैट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का जो डायमीटर होता है, जो साइज़ होता है, वो इन टर्म ऑफ डायमीटर मेजर किया जाता है एंड दैट रेंजेस फ्राम 10⁻⁷ टू 10⁻² सेंटीमीटर। पार्टिकुलेट मैटर दोनों तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होते हैं, बाय नेचुरल सोर्सेज, अर्थोपोजेनिक सोर्सेज और एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं पार्टिकुलेट मैटर के, वो एयर बर्न पार्टिकल्स होते हैं विच में बी सॉलिड लिक्विड। फॉर एग्जांपल जिनके अंदर स्मोक हो गया, ऐश हो गई। ऐश कहाँ से आती है जी? फॉरेस्ट के अंदर आग लग गई, वहाँ से ऐश आ गई, वॉल्केनिक eruption हो गई, या डस्ट वगैरह हो गई। सी साल्ट स्प्रे हो जाता है समुंदर के अंदर, साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो बाज़ औक़ात साल्ट जो है वो डायरेक्टली भी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो सकता है। पोलन ग्रेन हो गए, उनके भी ये सॉलिड होते हैं हमारे, ये भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगल स्पोर्स वगैरह भी जो होते हैं। एरोसोल जो होते हैं एंड पार्टिकुलेट मैटर जो कि लिक्विड होते हैं, उनका एक स्पेशल नेम है जिसको कहा जाता है मिस्ट। मिस्ट इज़ बेसिकली एरोसोल एंड द पार्टिकुलेट मैटर। मिस्ट के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें होती हैं, फॉग भी होती है और रेन ड्रॉप्स भी होते हैं। अगर हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात करें जो कि मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, तो उनमें जो मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो एयर पोल्यूशन है। और मेजर जो सोर्सेज हैं वो कंबस्शन है, और कंबस्शन के अंदर जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर काज करता है वो कोल होता है, और जो कोल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के अंदर होता है। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन जो है वो सूट होता है, जिसे हम सूट कहते हैं, कि फाइनली डिवाइडेड इन प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। अक्सर वो लोग जो घरों के अंदर आग वगैरह चिमनीज़ होती हैं तो उसमें देखें छत के ऊपर या चिमनी के ऊपर बड़ा फ़ाइन किस्म का पाउडर लगा हुआ होता है कोल का। वो जो फाइन पाउडर होता है दैट इज़ बेसिकली द सूट, बहुत ही वो फाइन डिवाइडेड कोल होता है। सो सूट जो होता है वो डीजल पावर ट्रक के अंदर से भी, जो डीजल के अंदर गाड़ियाँ रन करती हैं या ट्रक वगैरह, उनके इंजन से बहुत ज़्यादा सूट रिलीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द गैसोलीन जो पेट्रोल के ऊपर रन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 kg बात करें फ्यूल, दोनों डीजल और गैसोलीन को कंपेयर करें तो गैसोलीन के अंदर ऑलमोस्ट 3 ग्राम सूट प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू ओनली 0.1 ग्राम पर kg सूट इन द गैसोलीन इंजन। सो गैसोलीन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर सूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज़ स्टिल रीजनेबल 20.1 ग्राम, बट एज़ कम्पेयर टू द डीजल इंजन इट इज़ निगलिजिबल। सो सूट जो है वो एक और कार्बन का एलिमेंट है, और उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बेंजीन के रिंग होते हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो फ्लाई ऐश का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जिनके अंदर मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो कि मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अक्सर कोल को क्योंकि एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन से, जब आप कोल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट और उनके ऑक्साइड्स मौजूद होंगे। तो जब कोल बर्न करता है तो साथ में उन एलिमेंट के ऑक्साइड भी बर्न करते हैं एंड दे आर ऑल्सो रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। सो उनको कहा जाता है फ्लाई ऐश। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई ऐश प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, हम देखें एलुमिनियम ऑक्साइड हो गया, आयरन का ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम के ऑक्साइड हो गए। सो दीज आर ऑल द फ्लाई ऐश। इसके अलावा बाज़ औक़ात तो ज़्यादा पॉइजनस मेटल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया और कैडमियम हो गया। इसके अलावा अगर हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की बात करें सो वो सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन है कि गंदगी के ढेर वगैरह को आग लगा दी। इसके अलावा और प्रोसेसिंग है जहाँ पर और से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे हैं, ये जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की हम बात कर लें उनके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक मेटल हो गए, पार्टिकल्स लाइक सीमेंट डस्ट, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, रेजिड्यूज एंड ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैज़र्डस होते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो पार्टिकुलेट मैटर हैं। इफेक्ट ऑफ हीट फ्लक्स ऑन द एटमॉस्फेयर। हीट फ्लक्स का मतलब ये है कि पर यूनिट हीट कितना ट्रांसफ़र हो रही है टू द फ्राम सन टू द अर्थ एंड फ्राम अर्थ बैक टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ बेसिकली द हीट फ्लक्स। सो हीट फ्लक्स जो होती है वो डिपेंड करती है पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर भी, ज़ाहिरी बात है। अब जब पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज़ बड़ा होता है वो, और जो डार्क कलर के होते हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन काज करते हैं
बनिस्बत इसके जो छोटे पार्टिकल साइज़ हैं। छोटे पार्टिकल साइज़ जो है आल्दो वो कंसनट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी कंसनट्रेशन इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि छोटे पार्टिकल जो हैं वो सिर्फ स्कैटरिंग काज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह काज नहीं करते। जबकि बड़े पार्टिकल साइज़ हैं वो एल्बिडो के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। एल्बिडो जो होती है दैट इज़ द रेशो ऑफ द रिफ्लेक्टेड टू द इंसिडेंस लाइट। सो नेचुरल सोर्सेज हैं ऑफ लाइट स्कैटरिंग एरोसोल्स, वो तकरीबन 50 to 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर एरोसोल्स जो हैं वो ड्रॉपलेट्स होते हैं लिक्विड के ऑन द सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सो दो किस्म के एरोसोल्स हैं, एक अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट जो है ज़्यादातर नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय द माइक्रोबल डिग्रेडेशन ऑफ डिकेइंग बायोमास। जहाँ कहीं भी बायोमास डिके हो रहा है वहाँ पर अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा है वहाँ पर अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरे जो टाइप है हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं वो है रिएक्टिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये प्लांट से खुद ही जनरेट हो जाते हैं नेचुरली तौर पर, और एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड है जो कि रिलीज़ होती है विच इज़ नोन एज द टर्पीन्स, जो कि कोनीफेरस ट्रीज़ के अंदर होती है। ये और फर पाइन वगैरह की ट्रीज़ कहीं भी जंगल वगैरह में चले जाएं तो एक स्पेशल किस्म की जंगल की साथ एसोसिएटेड स्मेल होती है। वो जो स्मेल होती है बेसिकली अल्फ़ा पाइनिन की वजह से होती है विच इज़ वन ऑफ द टर्पीन, और ये भी हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर है। अगर हम स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, जो स्कैटरिंग होती है सेटलिंग ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, तो जितने भी पार्टिकुलेट मैटर हैं दे आर सॉलिड, तो इवेंचुअली तो उन्होंने सेटल हो ही जाने हैं ज़मीन के ऊपर बाय द ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन डिपेंड करता है उनके साइज़ के ऊपर। जो लार्ज पार्टिकल साइज़ होते हैं जिनका डायामीटर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है वो तो एक से दो दिनों के अंदर ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाते हैं। जो मीडियम साइज़ के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर, वो बहुत ज़्यादा अरसे तक सस्पेंडेड रहते हैं, इवन कुछ दिनों तक वो एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड रह सकते हैं। और बहुत से ही फाइन पार्टिकल दैट इज़ लेस दैन 1 माइक्रोमीटर जिनका डायमीटर होता है वो तो ट्रोपोस्फियर से बाहर निकल कर स्ट्रेटोस्फियर तक भी पहुंच जाते हैं। और जब वो स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाते हैं तो ऑलमोस्ट एस्टिमेट किया गया है कि 5 साल तक वो वहाँ पर स्टे करते हैं बिफोर रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर बाय सम सॉर्ट ऑफ विंड्स और अदर वेदर चेंजेस। अब स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? अक्सर सनसेट के वक्त देखें कलर ऑरेंज हो जाता है, जबकि दिन के वक्त कलर ब्लू होता है। तो बेसिकली जो स्कैटरिंग होती है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो दिन के वक्त क्योंकि अर्थ से जो डिस्टेंस है सन का वो कम होता है, ब्लू लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ब्लू लाइट क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें ब्लू कलर नज़र आता है, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से शाम के वक्त लॉन्गर वेवलेंथ हमारे पास है ऑरेंज, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से और नज़र आ जाता है। इस टॉपिक को हम डिटेल के अंदर बाद में भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा पार्टिकुलेट मैटर के रेफरेंस से बताना था कि कलर जो है स्काई का वो चेंज होता है, दैट इज़ आल्सो ड्यू टू द पार्टिकुलेट मैटर। बाकी क्यों ब्लू होता है, क्यों इसके और बहुत से फैक्टर हैं, वो डिटेल के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो एनालिसिस इंशाल्लाह ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।